करने से पहले कुछ चीज़ें थी जो यूनिट नंबर 2 में रह गई थी, जो मैं समझता हूँ बहुत ज़रूरी हैं। वो पहले डिस्कस कर लेते हैं। एक तो एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड का फार्मूला। वैसे तो मैंने टेक्स्ट कर दिया था, लेकिन मैं दोबारा यहाँ पे बताता हूँ चाहता था कि रिकॉर्डिंग में भी आ जाए। तो एवरेज स्पीड, इसको आपने याद रखना है कि इसको आपने लिखना है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। यानी ऊपर आपने हर हाल में डिस्टेंस को लेके आना है, चाहे आपका जो क्वेश्चन है न्यूमेरिकल है उसमें आपको बेसिक स्पीड गिवन हो, तो आपने ऊपर स्पीड नहीं लिखनी, बल्कि आपने स्पीड अगर दिया होगा तो आपके पास एक फार्मूला होता है और स्पीड को डिस्टेंस में लेके आ सकते हैं, जैसे कि एस इज इक्वल टू वी इंटू टी। तो यहाँ पे अगर आपको स्पीड दी हुई है और टाइम भी दिया हुआ है, तो आप ये ना हो कि आप ऊपर स्पीड एंटर कर दें और नीचे टोटल टाइम एंटर कर दें, क्योंकि एवरेज स्पीड से कुछ कैंडिडेट जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं। वो कहते हैं हमने एवरेज स्पीड जो फाइंड करनी है, तो ऐसा करते हैं कि ऊपर भी स्पीड कर लेते हैं, डिवाइडेड बाई टोटल टाइम कर लेते हैं, तो एवरेज स्पीड आ जाएगा। क्योंकि हमारा नॉर्मली माइंड यही होता है कि अगर तीन क्वांटिटीज हैं, एक क्वांटिटी एन वन है, दूसरी एन टू है, तीसरी एन थ्री है, तो हम नॉर्मली क्या करते हैं कि हम उन तीनों को ऐड करके डिवाइड बाई थ्री कर देते हैं और हम कहते हैं हमारे पास एवरेज आ गई है। लेकिन यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना, ऊपर आपने हर हाल में डिस्टेंस लेके आना है। आपको बेशक डिस्टेंस गिवन है तो वेल एंड गुड, अगर डिस्टेंस गिवन नहीं है तो फिर आपने पहले डिस्टेंस को लेके आना है और उसका फार्मूला के पास यहाँ पे गिवन है एस इक्वल टू वी टी, ये फार्मूला आपने लगा के डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेना है। अच्छा, बाद औक़ात आपके पास कुछ सिचुएशन ऐसे बन जाती है कि आपको कहा जाता है कि जो गाड़ी है या पार्टिकल है, ऑब्जेक्ट है, बॉडी है, वो इतने टाइम के लिए इतनी स्पीड से गया और फिर उसके बाद इतने टाइम के लिए वो इतनी स्पीड से गया, तो बताएं जी कि एवरेज स्पीड क्या आ रही है। ठीक है, तो मैं जरा यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। सपोज दो चीजें दी हुई हैं आपको, एक स्पीड दी हुई है और दूसरा टाइम दिया हुआ है। कहा जाता है कि जो फर्स्ट हाफ डिस्टेंस है, फर्स्ट हाफ डिस्टेंस की हम बात कर लेते हैं। फर्स्ट हाफ डिस्टेंस जो है वो 30 मीटर, 30 मीटर पर सेकंड के लिए वो आपके यानी 5 मिनट्स, 5 मिनट्स में उसने कवर किया। और फिर अगला जो हाफ डिस्टेंस है, अब मैं यहाँ पे आर्बिट्रेरी वैल्यूज ले रहा हूँ, तो हो सकता है न्यूमेरिकल ये इनकरेक्ट हो, लेकिन आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ कि न्यूमेरिकल में कुछ इस तरह हो सकता है कि पहले हाफ डिस्टेंस के लिए वो स्पीड दे देगा आपको 30 मीटर पर सेकंड और बताएगा कि उसने टाइम कितना लिया, 5 मिनट। और फिर वो कहता है कि अगला जो हाफ डिस्टेंस है उसमें गाड़ी की स्पीड जो है वो 50 मीटर पर सेकंड हो गई और उसने जो टाइम लिया था वो 3 मिनट्स लिए थे। तो बताएं जी कि एवरेज स्पीड क्या है। तो यहाँ पे वही बात जो मैं कह रहा था, कंफ्यूज नहीं होना, ये ना हो कि आप 30 + 50 कर दें और डिवाइडेड बाई 5 + 3 करके आप 8 कर दें। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि ऊपर जो कुछ आप लिख रहे हैं ये तो आप स्पीड लिख रहे हैं, क्योंकि 30 भी स्पीड है और 50 भी स्पीड है, तो दोनों स्पीड को आप ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आएगी, स्पीड आएगी। और नीचे आप क्या लिख रहे हैं, 5 और 3 जो है ये टाइम था, तो नीचे आप टाइम लिख रहे हैं, तो गौर करें ये क्या चीज़ है, ये जो वेलोसिटी ओवर टाइम है ये तो एक्सेलरेशन है। इसका मतलब है कि अगर आप डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे 30 और 50, तो आप एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं, जबकि आपको क्या कहा गया, आपको कहा गया एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए। तो इसलिए ये कभी भी ऐसा ना कीजिएगा कि आप स्पीड को डायरेक्ट ऊपर पुट कर दें, बल्कि आपने फार्मूला ध्यान रखना है। जो एवरेज स्पीड है उसका फार्मूला है टोटल डिस्टेंस, ऊपर आएगा टोटल डिस्टेंस और डिवाइडेड बाई आपने क्या करना है, टाइम करना है। तो ये हर हाल में आपने फार्मूला अप्लाई करना है, इसके अलावा आपके पास कोई और चारा नहीं है। इसी तरह एवरेज वेलोसिटी की बात कर ली जाए तो एवरेज वेलोसिटी में सिर्फ और सिर्फ एक ही चेंजिंग है कि आपने ऊपर न्यूमरेटर में टोटल डिस्टेंस की जगह आपने कर देना टोटल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, टोटल डिस्प्लेसमेंट ऊपर आ जाएगा और नीचे जो है वही टाइम आ जाएगा। इसके अलावा एक और चीज़ डिस्कस करनी थी फ्री फॉल के वाले से। फ्री फॉल में आप जब कोई बॉडी या किसी सर्टन हाइट से आप फॉल करवाते हैं, तो जब तक बॉडी फ्री फॉल में है तो आपने याद रखना है बॉडी फ्री फॉल में है तो इसका मतलब ये है कि उसके अंदर एक्सेलरेशन है। और वो एक्सेलरेशन कितना है, वो एक्सेलरेशन जी है, यानी 9.8 मीटर पर स्क्वायर सेकंड। जब भी बॉडी फ्री फॉल में होता है तो वो 9.8 मीटर पर स्क्वायर सेकंड के साथ एक्सेलरेशन के साथ नीचे आ रहा होता है। और उसके ऊपर जो नेट फोर्स लग रही होती है वो हम कहते हैं, हमने अज्यूम की होती है कि उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, सॉरी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है। और हम तभी तो कहते हैं कि तमाम बॉडीज जो है, चाहे उनकी मैस हैवी है चाहे लाइटर मैस है, वो सारे के सारे एक ही वक्त जमीन पे पहुंचते हैं, क्योंकि हम उस पर एक कंडीशन लाजमी रखते हैं, वो ये है कि कोई रेजिस्टिव फोर्स, कोई एयर फ्रिक्शन या किसी किस्म की फ्रिक्शन मौजूद ना हो। अगर कोई फ्रिक्शन अवेलेबल होगी, रेजिस्टिव फोर्सेज अवेलेबल होंगी, तो फिर जो है सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होगी, बल्कि फिर एक ड्रैग फोर्स भी अमल करेगी, और ड्रैग फोर्स हमेशा ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोजिट होती है। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, लिहाजा दोबारा यहाँ पे इतना ज्यादा डीपली समझाने की जरूरत नहीं है। तो बात जो बताने बताने वाली थी मुझे थी कि जब तक बॉडी फ्री फॉल में होता है उस वक्त हम कहते हैं कि उसके अंदर जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो 9.8 है, और उसके ऊपर लगने वाली जो फोर्स है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही फोर्स है, वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। अब हम बात दूसरी कर लेते हैं कि जब ड्रैग फोर्स हम इंक्लूड कर देते हैं, हम उसको कंसिडर कर लेते हैं रेजिस्टिव फोर्सेज को, तो फिर क्या होता है, ड्रैग फोर्स अपवर्ड लग रही होती है और ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड लग रही होती है। ये ड्रैग फोर्स एफ डी और नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है। तो एक पॉइंट ऐसा आता है जब ये रेजिस्टिव फोर्सेज आपस में इक्वल हो जाती है, रेजिस्टिव फोर्स इक्वल हो जाती है ड्रैग फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स के, और फिर हम कहते हैं कि अब बॉडी ने जो है वो यूनिफॉर्म स्पीड या यूनिफॉर्म वेलोसिटी अटेन कर ली है। और जब यूनिफॉर्म स्पीड या यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ वो नीचे आता है तो हम कहते हैं ये वाली जो स्पीड है या जो वेलोसिटी, इसको टर्मिनल स्पीड या टर्मिनल वेलोसिटी कहा जाता है। और उस वक्त जो एक्सेलरेशन होता है वो जीरो हो जाता है, क्योंकि कोई नेट फोर्स एक्ट नहीं कर रही होती और बॉडी जो है वो ड्यू टू इनर्शिया वो नीचे मूव कर रहा होता है। तो ये पॉइंट हमें याद रखना है कि जब बॉडी फ्री फॉल में होता है तब उसके अंदर एक्सेलरेशन होता है 9.8 मीटर पर स्क्वायर सेकंड, और जब बॉडी के ऊपर रेजिस्टिव फोर्सेज लग रही होती हैं, एयर की रेजिस्टिव फोर्स है या कोई और रेजिस्टिव फोर्स है, तो फिर एक पॉइंट ऐसा आता है जब रेजिस्टिव फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स आपस में इक्वल हो जाती हैं और बॉडी के अंदर कोई एक्सेलरेशन नहीं रहता, एक्सेलरेशन जीरो हो जाता है, क्योंकि नेट फोर्स जो है वो क्या हो जाती है, उसके ऊपर जीरो हो जाती है। तो एफ नेट जो है वो जीरो हो जाती है। तो हमें पता है न्यूटन का सेकंड लॉ ये कहता है फिजिकल टू एम ए, तो एफ जीरो का मतलब है एम ए जीरो हो गया, और मैथ तो जीरो हो नहीं सकता किसी बॉडी का, तो इसका मतलब फिर क्या हुआ, ए ही जीरो होगा, एक्सेलरेशन ही जीरो होगा बॉडी के अंदर। नेक्स्ट चीज है वो ये है कि अगर आप दो ऑब्जेक्ट लेते हैं, एक है
ऑब्जेक्ट M1 और एक ऑब्जेक्ट है M2। आप इसको V1 वेलोसिटी के साथ नीचे फेंकते हैं, V1 वेलोसिटी के साथ, और इसको आप V2 वेलोसिटी के साथ नीचे फेंकते हैं। अगर V1 ग्रेटर है V2 से, ठीक है, तो फिर ये जो M1 है ये हमेशा नीचे पहले पहुंचेगा। और अगर V2 ग्रेटर है V1 से, तो फिर M2 मैच जो है ये पहले पहुंचेगा और M1 जो है ये बाद में पहुंचेगा। तो ये वेलोसिटी का भी रोल प्ले जो हो रहा है वो भी आपने माइंड में रखना है कि अगर तो आप वैसे जस्ट जस्ट फॉल करवा दें M1 को और M2 को, जस्ट फॉल करवा दें यानी नीचे फेंक दें, कोई वेलोसिटी नहीं है, तो इसका मतलब है कि दोनों की जो इनिशियल वेलोसिटी आप दे रहे हैं वो क्या दे रहे हैं, वो आप जीरो दे रहे हैं। जब भी दो बॉडीज को या किसी जितनी भी बॉडी है उनको जस्ट जस्ट आप लीव करते हैं, अपने हाथों से गिरा देते हैं, कोई उनको पुश नहीं देते, तो फिर वो जो वेलोसिटी होती है वो इनिशियल वेलोसिटी जीरो होती है। लेकिन अगर आपने उसको इनिशियल को वेलोसिटी दी है, V1 दी है, दूसरे को V2 दी है, और अगर ये V1 ज्यादा है V2 से, तो इसका मतलब फिर ये होगा कि जो M1 है ये जमीन पे पहले पहुंचेगा, और अगर V2 ज्यादा है V1 से, तो फिर M2 जो है ये पहले पहुंचेगा और M1 बाद में पहुंचेगा। तो ये वेलोसिटी का भी जरा रोल है, ये भी आपने माइंड में रखना है। लेकिन अगर दोनों की वेलोसिटी जीरो है, यानी इनिशियली आप जस्ट लेफ्ट करते हैं, रिलीज करते हैं, जस्ट कोई वेलोसिटी आप इनिशियली कोई पुश नहीं देते, तो फिर क्या होगा, फिर हम देखेंगे कि अगर रेजिस्टिव फोर्सेज नहीं है तो फिर दोनों सेम वेलोसिटी सॉरी सेम टाइम पे जमीन पे पहुंचेंगे। और अगर रेजिस्टिव फोर्सेज आप इंक्लूड करते हैं तो फिर जो हैवी मैस होगा वो नीचे पहले स्ट्राइक करेगा, वो कम वक्त लेगा जमीन तक पहुंचने में। बाकी आपने न्यूमेरिकल के लिए एक और जो चीज़ याद रखनी है वो ये है कि जब भी कोई बॉडी आप नीचे से ऊपर थ्रो करते हैं, तो जब वो हाइट पे मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाती है, तो वहां पे उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो आपने ले लेनी है जीरो। ये याद रखना है, जब भी कोई बॉडी नीचे से ऊपर जाएगी तो हाईएस्ट पॉइंट पे उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो आपने जीरो लेनी है। सिमिलरली जब आप किसी बॉडी को ऊपर से नीचे गिराते हैं, यहाँ से आप नीचे गिराते हैं, तो आपने इनिशियल वेलोसिटी जो है वो क्या ले लेनी है, जीरो ले लेनी है। यानी नीचे से ऊपर जा रहा है तो फाइनल वेलोसिटी को जीरो ले लेना है, और अगर ऊपर से नीचे आपने कोई बॉडी गिराया है तो फिर आपने इनिशियल वेलोसिटी को जीरो ले लेना है। हाँ, अगर मेंशन हो कि आपने इनिशियल वेलोसिटी दे दी है, खुद दे दिया, इनिशियल वेलोसिटी आपने 5 मीटर पर सेकंड दे दिया है, तो फिर आपके पास कोई चारा नहीं है, फिर आप जीरो नहीं लेंगे, बल्कि फिर आप जो वेलोसिटी गिवन होगी बोलेंगे। तो ये कुछ चीजें थी जो डिस्कस करना जरूरी थी। अब हम अपने जो रूटीन का लेक्चर है उसकी तरफ आते हैं। यूनिट नंबर 3 हमने स्टार्ट किया हुआ था। सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमने कर लिया था। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है वो ये कहता है कि कोई बॉडी जो है, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि उसे हम कहते हैं न्यूटन का लॉ ऑफ इनर्शिया। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। और वो हमें ये लॉ बताता है कि कोई भी बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहेगा, और अगर मोशन में है तो वो मोशन में रहेगा, अनटिल के उसके ऊपर आप कोई नेट फोर्स अप्लाई नहीं करते। जब तक कोई नेट फोर्स अप्लाई नहीं करते तब तक वो अपनी स्टेट को चेंज नहीं करेगा। जैसे आप उस पर कोई नेट फोर्स अप्लाई करेंगे तब ही उसकी स्टेट चेंज होगी। अगर रेस्ट में है तो वो मोशन में आना शुरू हो जाएगा, अगर मोशन में है तो आप उसको या तो उसकी मोशन को रिइंफोर्स करेंगे, यानी उसकी वेलोसिटी को इंक्रीज करेंगे। अगर आप अपोजिट डायरेक्शन से उसे फोर्स अप्लाई करते हैं तो फिर आप उसकी मोशन को अपोज करेंगे, यानी उसकी स्पीड को कम करेंगे। तो अभी मैथ और वेट में हम डिफरेंस देख लेते हैं। तो मैथ और वेट में जो है वो 5 डिफरेंसेज हैं। एक तो ये है कि मैथ एक स्केलर क्वांटिटी है, और वेक्ट जो न्यू सॉरी वेट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। पहला डिफरेंस ये हो गया। दूसरा ये है कि मैथ जो है वो क्वांटिटी ऑफ मैटर है, कि मैथ के अंदर कितना मैटर है। और जो वेट है वो ग्रेविटेशनल पुल है, कि किसी बॉडी के ऊपर जितनी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही होगी उतना ही उसका वेट होगा। तभी तो हम वेट को लिखते हैं W=mg, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है किसी बॉडी पे लगने वाली, वही उसका क्या होता है, वेट होता है। तो दूसरा डिफरेंस ये होगा। तीसरा ये है कि मैथ का जो यूनिट है वो किलोग्राम है, और वेट का जो यूनिट है वो न्यूटन है। तीसरा डिफरेंस ये है कि मैथ हर जगह सेम होता है, सेम एवरी जगह एवरीवेयर। और जो वेट है ये डिपेंड करता है प्लेस टू प्लेस, यानी जरूरी नहीं है कि किसी बॉडी का मैस यहाँ पे अगर 10 न्यूटन सॉरी वेट, अगर किसी बॉडी का वेट यहाँ पे 10 न्यूटन है लाहौर में, और आप माउंट एवरेस्ट पे वही बॉडी लेके जाते हैं, तो जरूरी नहीं कि वहाँ पे भी उसका वेट 10 न्यूटन हो, या आप चांद पे लेके जाते हैं तो वहाँ पे उसका वेट 10 न्यूटन हो। बल्कि जैसे ही आप प्लेस चेंज करेंगे तो जी की वैल्यू चेंज होने की वजह से उसका जो वेट है वो भी चेंज हो जाता है। तो ये फोर्थ डिफरेंस था। और फाइव डिफरेंस ये है कि मैथ को आप फिजिकल बैलेंस से, आर्म बैलेंस से मेजर करते हैं, जबकि वेट को आप स्प्रिंग बैलेंस से मेजर करते हैं। तो ये 5 डिफरेंसेस थे मैथ और वेट में। नेक्स्ट है न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो ये थोड़ा पहले मैंने हिंट दिया था कि इसकी जो एग्जैक्ट स्टेटमेंट है वो ये है कि फोर्सेज एक्ट इन अ पेयर, यानी फोर्सेज हमेशा पेयर की शक्ल में होती हैं, जोड़े की शक्ल में होती हैं, कहीं पे भी सिंगल फोर्स एग्जिस्ट नहीं करती। मतलब आप एक दीवार के साथ आपने फोर्स लगाई है, तो आप ये ना समझे कि आपने सिर्फ एक सिंगल फोर्स लगाई हुई है दीवार के ऊपर, बल्कि दीवार भी आपके ऊपर एक फोर्स लगा रही होती है, जिसको आप नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं, जो कि आप पेयर बन जाएगा। यानी एक फोर्स आपने लगाई हुई है, एक दीवार ने आप पे लगा दिया, तो पेयर बन गया। सिमिलरली ये टेबल आपको नजर आ रहा है, तो इस टेबल के ऊपर जो बुक पड़ी है, वो बुक जो है वो इस पे वेट एक्ट कर रही है, यानी ये वेट जो है ये डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, और इसके जो पेयर बना रही है वो नॉर्मल रिएक्शन है, जो कि एन आप लिख लें या आर लिख लें, वो अपवर्ड डायरेक्शन में है। तो बात करने का मकसद ये है कि फोर्सेज हमेशा पेयर की शक्ल में लगती हैं, कभी भी कोई सिंगल फोर्स एग्जिस्ट नहीं करती, किसी भी बॉडी पे सिंगल फोर्स कभी भी एक्ट नहीं करती, फोर्सेज हमेशा पेयर की शक्ल में लगती हैं। बाकी अब पेयर कैसे बनाना है ये बड़ा प्रॉब्लम है। हम इसी की एग्जांपल ले लेते हैं, ये टेबल की। ये आपके पास एक टेबल पड़ा है, ये टेबल पड़ा है, टेबल के ऊपर जो है वो आपने बुक रखी हुई है, ये बुक है। अब तीन फोर्सेज लग रही हैं यहाँ पे, तीन पेयर सॉरी बन रहे हैं। पहला पेयर जो है वो आप कह सकते हैं कि बुक के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है। बुक के ऊपर, हम बुक का पहले देख लेते हैं। तो बुक के ऊपर एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है जो कि डाउनवर्ड है, और दूसरा
बुक जो है वो ये अर्थ पे लग रही है, बुक और अर्थ का, यानी हम पहला पेयर जो बनाने जा रहे हैं वो बुक और अर्थ का बनाने जा रहे हैं। पहला पेयर बुक और अर्थ का है, यानी बुक जो है वो ऊपर की तरफ फोर्स लगा रही है, और अर्थ जो है वो बुक पे नीचे की तरफ फोर्स लगा रही है। ये तो हर एक को पता है कि अर्थ हमेशा जो फोर्स लगाती है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगाती है। तो ये जो डाउनवर्ड आपको नजर आ रही है ये है ग्रेविटेशनल फोर्स एफ जी। ये ग्रेविटेशनल फोर्स है जो कि अर्थ लगा रही है बुक पे डाउनवर्ड। और ये जो अपवर्ड मैंने एरो लगाया हुआ है ये वो फोर्स है जो बुक लगा रही है अर्थ पे अपवर्ड डायरेक्शन में। दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है, यानी जितनी अर्थ बुक पे फोर्स एक्सर्ट कर रही है बिल्कुल उतनी ही फोर्स बुक भी अर्थ पे एक्सर्ट कर रही है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस है डायरेक्शन में। अर्थ जो है वो बुक पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगा रही है और बुक जो है वो अर्थ पे अपवर्ड डायरेक्शन में लगा रही है। मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम है, यानी अगर 10 न्यूटन की फोर्स बुक पे लग रही है अर्थ की तरफ से तो बिल्कुल 10 न्यूटन की फोर्स ही अर्थ पे लग रही है बुक की तरफ से। ये एक पहला पेयर है। दूसरा पेयर ये हो सकता है, दूसरा पेयर हो सकता है बुक का और टेबल का, बुक और टेबल। तो इसमें भी ये है कि बुक जो है वो टेबल पे फोर्स लगा रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, बुक फोर्स लगा रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में टेबल पे, और टेबल जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा बुक पे। तो ये एक दूसरा पेयर है। और याद रखें ये जो आप फोर्स लग रही है जो बुक टेबल पे लगा रही है ये वेट नहीं है। यहाँ पे ये अपने बात माइंड में रखनी है कि जो बुक फोर्स लगा रही है टेबल पे, यहाँ पे उसने वेट दिया हुआ है तो ये वेट नहीं है, क्योंकि वेट एक्चुअली क्या होती है, वेट तो वो फोर्स होती है जो अर्थ लगा रही है बुक पे, ठीक है, वो वेट है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो बुक फोर्स लगा रही है टेबल पे उसको आपने वेट नहीं कहना, ठीक है, वेट वो होता है जो अर्थ लगाती है किसी भी ऑब्जेक्ट पे। तो यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजिंग पॉइंट है, कंफ्यूज मत होइएगा। तो ये दूसरा पेयर आपने याद रखना है। और तीसरा जो पेयर बनेगा, थर्ड पेयर, थर्ड पेयर जो है उसमें एक आपके पास आएगा टेबल और दूसरी जो आएगी वो आएगा अर्थ। तो ये तीन पेयर हैं जो फोर्स के लग रहे हैं। तो एक टेबल पे अर्थ फोर्स लगा रही है जिसे आप ग्रेविटेशनल फोर्स कहेंगे, और टेबल भी उतनी ही फोर्स अर्थ पे लगाएगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में यानी अपवर्ड डायरेक्शन में। तो ये तीन पेयर हैं फोर्सेज के जो कि न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन के रिजल्ट में है। इसकी कई एग्जांपल हैं, जो रॉकेट मूव करता है, जो बैलून मूव करता है, ये इस तरह न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग है। अब हम देखेंगे टेंशन इन स्ट्रिंग। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास एक बॉक्स है, ये ये बॉक्स है, इसके ऊपर दो फोर्सेज लग रही हैं। एक, अब यहाँ पे भी पेयर जो है वो आपने देखने हैं, यहाँ पे भी दो किस्म के पेयर बनेंगे। एक पेयर बनेगा बॉक्स का और अर्थ का। बॉक्स जो है वो अर्थ पे अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, और अर्थ जो है वो बॉक्स पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी। और ये दोनों फोर्सेज आपस में इक्वल होंगी लेकिन अपोजिट डायरेक्शन होगी। अब अर्थ जो है वो बॉक्स पे कितनी फोर्स लगा रही है सभी को पता है, अर्थ जितनी भी फोर्स लगाएगा उसको हम वेट का नाम देते हैं। और बॉक्स जो है वो भी अर्थ पे डब्ल्यू के बराबर ही फोर्स लगाएगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन, यानी उसके साथ आप माइनस लगा देंगे। दूसरी जो पेयर बनेगा वो बनेगा यहाँ पे, ये जो हुक है जिसके साथ आपने स्ट्रिंग बंधी हुई है और उस स्ट्रिंग के सहारे आपने बॉक्स को लटकाया हुआ है। तो बॉक्स जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में उस पर एक स्ट्रेच लगा रहा है स्ट्रिंग के अंदर, और स्ट्रिंग उसके रिस्पांस में अपवर्ड डायरेक्शन में टेंशन प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है। तो ये दो पेयर हैं, एक बॉक्स का और अर्थ का है, और दूसरा बॉक्स का और ये जो स्ट्रिंग है, ये आप कह लें ऊपर जो आपने रिजिड सपोर्ट लगाई हुई है ये सपोर्ट है। तो सपोर्ट उस पर अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रही है जिसको आप टेंशन का नाम दे रहे हैं, और बॉक्स उस पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है जिसको आप वेट का नाम दे रहे हैं। अब आपके पास दो केसेस हैं। पहला केस ये है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पेपर में आ जाता है ये डोरी वाला और पुली वाला। तो इसमें पहले तो आपने ये समझना है कि आपके पास जो पहला केस उसमें दोनों के दोनों मैसेज जो हैं वो वर्टिकली हैंग है, दोनों के दोनों वर्टिकली हैंग है। तो ये पहले आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि आप जो न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं उसमें आपको डाटा जो है वो कैसा के माने, क्या आपके मैसेज हॉरिजॉन्टल, एक हॉरिजॉन्टल है एक वर्टिकल है या दोनों वर्टिकल है। तो पहला केस है आपको यहाँ फिगर में नजर आ रहा है, दोनों आपके जो मैसेज हैं वो वर्टिकली हैंग्ड है। ये दोनों जो मैसेज हैं ये वर्टिकली हैंग्ड है। तो अब आप चाहते हैं कि आप डोरी के अंदर जो टेंशन है वो आप देखना चाहते हैं कि डोरी के अंदर कितनी टेंशन प्रोड्यूस हो रही है, और टेंशन देखें हमेशा डोरी में अपवर्ड डायरेक्शन में होती है, ये भी आपको बतानी चाहिए। टेंशन जो है वो डोरी में हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में होती है। अब आप ये टेंशन देखना चाहते हैं कि जब दो मैसेज, ज़ाहिर है ये दो जो दोनों मैसेज हैं ये अगर डिफरेंट मैसेज हैं तो आप इनकी वैल्यू डिफरेंट लगाएंगे, अगर सेम मैसेज है तो आप सेम इनकी वैल्यू पुट करेंगे। और यहाँ से हम एंड पे एक और रिजल्ट कंक्लूड करेंगे जो अक्सर पेपर में पूछा जाता है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। टेंशन से रिलेटेड, रोप के अंदर टेंशन से हवाले से क्वेश्चन किया जाता है तो वो हम एंड पे डिस्कस करेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि अगर आपके पास दोनों मैसेज हैं और वो दोनों वर्टिकली हैंग्ड हैं तो फिर आप उस डोरी के अंदर जो टेंशन प्रोड्यूस हो रही है और मैसेज की वजह से वो कितनी टेंशन है वो हम पहले देख लेते हैं। तो ये फार्मूला दिया होगा है, बाकी कैलकुलेशन आप खुद देख लीजिएगा, इतनी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो ये टेंशन का फार्मूला है 2m1 m2
ओवर एम वन प्लस एम टू इंटू जी। ये है जी टेंशन जो कि स्ट्रिंग के अंदर प्रोड्यूस हो रही है दोनों मैसेज की वजह से। और अगर मैसेज में डिफरेंस है यानी एम वन जो है वो ग्रेटर है एम टू से, या एम टू ग्रेटर है एम वन से, कोई ये कंडीशन भी अगर होल्ड कर रही है तो डेफिनेटली मैसेज मूव करेंगे। ऑफकोर्स मूव करेंगे, मूव करना चाहिए, क्योंकि आप यहाँ फिगर से देख सकते हैं कि ये फिगर से आप देख सकते हैं कि अगर मैसेज में डिफरेंस होगा यानी ये मैच हैवी होगा तो ऑटोमेटिकली जो है वो डोरी इस तरह मूव करेगी, मैच जो है वो नीचे मूव करेगा। और अगर ये वाला मैच ज्यादा है लेफ्ट साइड वाला, तो आपका मैच ये डाउनवर्ड मूव करेगा और ये अपवर्ड मूव करना शुरू करेगा। और जब मूव करेगा तो उसके अंदर एक्सेलरेशन होगा, वो एक्सेलरेशन आपने फाइंड आउट करना है। ये नीचे फार्मूला दिया हुआ है, इस फार्मूले से आप एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं। ए इज इक्वल टू एम वन माइनस एम टू ओवर एम वन प्लस एम टू इज इक्वल इनटू जी। और यहाँ से आप आसानी से देख सकते हैं कि अगर एम वन और एम टू आपस में इक्वल हो जाते हैं, तो एम वन और एम टू जब इक्वल हो जाएंगे तो ये ऊपर वाली जो टर्म है ये आपकी जीरो हो जाएगी, और इस तरीके से एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा। यानी जब दोनों मैसेज इक्वल होंगे तो कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा। अब हम वो जो मैं क्वेश्चन की बात कर रहा था कि एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन आता है, वो ये है कि एक स्ट्रिंग है जिसको एक स्ट्रिंग है जिसके दोनों सिरों पे 10 न्यूटन की फोर्स लग रही है, इधर भी लग रही है इस साइड पे और इधर भी फोर्स लग रही है 10 न्यूटन की इस साइड पे। तो पूछा जाता है कि डोरी में टेंशन बताएं कितनी है। तो ये याद रखें कि इस डोरी के अंदर जो टेंशन होगी वो भी कितनी होगी, 10 न्यूटन होगी। इस आंसर की तरफ किसी का भी ध्यान नहीं जाता। अक्सर जिस आंसर में लोग कंफ्यूज होते हैं वो या तो कहते हैं कि चूंकि 10 न्यूटन इधर लग रही है फोर्स और 10 न्यूटन इधर लग रही है तो ज्यादा, एक दूसरे को कैंसिल करके 0 न्यूटन वो कहते हैं। एक तो इस तरफ लोगों का ध्यान जाता है, या फिर वो कहते हैं कि अच्छा 10 इधर लग रही है 10 इधर लग रही है तो जो डोर है वो बिल्कुल बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो गया तो 20 न्यूटन कर देते हैं। तो ये दोनों आंसर रॉन्ग है। जब भी किसी जब भी किसी डोरी पे दोनों सिरों से अपोजिट डायरेक्शन में सेम फोर्स लग रही होती है, जैसे कि 10 न्यूटन दोनों साइडों पे लग रही है, तो इस केस में ना तो आंसर जीरो होता है और ना ही आंसर डबल होता है यानी 20 न्यूटन होता है, बल्कि 10 न्यूटन ही रहता है। सिमिलरली अगर लेफ्ट राइट पे 20 न्यूटन की फोर्स लग रही है तो फिर आपकी टेंशन जो है वो 20 न्यूटन रहेगी, और अगर दोनों सिरों पे जो फोर्स है वो 100 न्यूटन लग रही है तो फिर टेंशन 100 न्यूटन होगी। अब ये आपकी असाइनमेंट है, ये फार्मूला आपके पास दिया हुआ है। इस फार्मूले को यूज करके आपने ये निकालना है कि प्रूव करना है कि वाकई अगर एम वन और एम टू बराबर हो, एम वन और एम टू आपस में इक्वल हो जाए, जैसे कि यहाँ पे है ये 10 न्यूटन और ये 10 न्यूटन बराबर है, तो लिहाजा आपने भी इस फार्मूले के अंदर, ये फार्मूला जो है इस फार्मूले के अंदर आपने एम वन और एम टू को इक्वल पुट करना है और चेक करना है, बल्कि आपने इसकी जगह 10 लगा देना है। एम वन और एम टू की जगह आपने 10 पुट करना है। एम वन को भी आपने 10 kg लेना है और एम टू को भी आपने 10 kg लेना है, और चेक करना है कि क्या जो टेंशन है ये 20 आती है, जीरो आती है या 10 आती है। ये आपकी असाइनमेंट है, ये आपने कंप्लीट करनी है। फार्मूला आपके सामने दिया हुआ टेंशन का, इस फार्मूले के अंदर आपने वैल्यूज लगा देनी है और चेक करना है कि क्या टेंशन जो है वो 10 न्यूटन आती है या नहीं आती। अच्छा, ये जो सेटअप आपको नजर आया है, दो वर्टिकली मैस हैंग्ड है, इसको एटवुड मशीन भी कहा जाता है। ठीक है, ये भी माइंड में रखना है, इसको एटवुड मशीन कहा जाता है। और ये साइड पे इंफॉर्मेशन में भी दिया हुआ है कि जब भी दो मैसेज आप एक पुली के साथ वर्टिकली हैंग करते हैं तो उसे एटवुड मशीन कहा जाता है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो केस है वो ये है कि आपके पास दो मैसेज है, लेकिन अब दोनों वर्टिकल नहीं है, बल्कि अब आपके पास एक मैच जो है वो वर्टिकली हैंग्ड है और दूसरा जो मैच है वो हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा है। तो इस केस में आपने जो टेंशन देखनी है स्ट्रिंग के अंदर, जो टेंशन है ये टेंशन स्ट्रिंग के अंदर, ये और ये जो बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, वो आपने एक्सेलरेशन देखना है। तो उसका फार्मूला आपके पास नीचे गिवन है, ये नीचे फार्मूले दिए हुए हैं। जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा मोशन की वजह से, वो होगा एम वन ओवर एम वन प्लस एम टू इंटू जी, यहाँ पे डिवीजन का साइन है नीचे। और टेंशन जो होगी वो होगी टी इज इक्वल टू एम वन इंटू एम टू डिवाइडेड बाई एम वन प्लस एम टू इंटू जी। अब जो माइंड में रखने वाली बात है वो ये है कि जब आपका सेकंड वाला केस है तो उसमें यहाँ पे टू मिस है, फर्स्ट वाले केस में यहाँ टू लगा हुआ है, यहाँ पे टू मिस है। और सिमिलरली जो एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू में भी आप देख सकते हैं कि क्या डिफरेंस है। तो ये दोनों फार्मूले आपने अच्छी तरह तैयार करने हैं, ये बहुत ज्यादा यूज होते हैं। अक्सर आप किसी किस्म का भी जब टेस्ट देने जाते हैं तो इस चैप्टर में से ये जो टॉपिक है टेंशन इन स्ट्रिंग, ये इससे लाजमी क्वेश्चन आता है। और वो जो मैंने एक अलग से क्वेश्चन दिया था कि अगर आपके पास स्ट्रिंग है और उसको अपोजिट साइड से इक्वल फोर्सेस से स्ट्रेच करें तो उसके अंदर टेंशन कितनी होती है, वो अलग से एक फेमस क्वेश्चन है। फोर्स एंड मोमेंटम, न्यूटन का जो सेकंड लॉ है इसका अक्सर पूछा जाता है कि इसकी तीन फॉर्म्स बताएं। एक फॉर्म तो आपको पता है एफ इज इक्वल टू एम ए, ये बड़ी फेमस है, हर एक ने पढ़ी होती है। दूसरी जो फॉर्म है वो ये है कि फोर्स को आप लिख सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डी पी ओवर डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डी पी ओवर डी टी। और तीसरी जो इसकी फॉर्म है वो ये है एफ इज इक्वल टू एम, और आगे ए जो है ये वाला ए, इस ए की वैल्यू लगा दें। इस ए की वैल्यू क्या होती है, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट यानी डी स्क्वायर एक्स ओवर डी टी स्क्वायर। तो ये तीन फॉर्म्स हैं जो न्यूटन के सेकंड लॉ को रिप्रेजेंट करती हैं, और इनमें से एक फॉर्म ये है। ये ऊपर जो पी एफ माइनस पी आई है ये क्या है, ये चेंज है। क्योंकि हमेशा जब भी फाइनल वैल्यू में से इनिशियल वैल्यू माइनस हो रही होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, हम चेंज कहते हैं। तो लिहाजा ये चेंज है, चेंज इन मोमेंटम। और नीचे टाइम है, जब भी कोई चीज टाइम से डिवाइड हो रही है तो हम उसको रेट का उसके साथ टर्म यूज करते हैं। तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। तो इसका फार्मूले के हवाले से भी क्वेश्चन आ सकता है, न्यूमेरिकल भी आ सकता है, डेफिनेशन के तौर पे भी पूछा जा सकता है, किसी भी तरीके से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपने ये माइंड में रखना है।
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के लिए पहले तो आपको एक कंडीशन पता होनी चाहिए कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई होता है आइसोलेटेड सिस्टम पे। आइसोलेटेड सिस्टम वो होता है जिसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रही होती है, उस बॉडी को हम कहते हैं, उस सिस्टम को हम कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। और ये आइसोलेटेड सिस्टम लेना क्यों जरूरी है? क्योंकि जब आप आइसोलेटेड सिस्टम नहीं लेते, आपके पास कोई ऐसा सिस्टम है जिसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रही है, तो जाहिर है वो आपके जो सिस्टम है उसकी स्टेट को चेंज कर देगा। लिहाजा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को स्टडी करने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि आपके पास कोई आइसोलेटेड सिस्टम होना चाहिए ताकि उसकी स्टेट चेंज ना हो। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये कहता है कि जब भी दो या दो से ज्यादा बॉडीज कोलाइड करती हैं तो बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन उनका जो मोमेंटम है वो सेम रहता है। यानी कोलिजन से पहले का टोटल मोमेंटम और कोलिजन के बाद का टोटल मोमेंटम वो सेम रहता है। ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। और साथ एक और बात आपने माइंड में रखनी है कि ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है ये हर किस्म की कोलिजन में वैलिड है, चाहे इलास्टिक कोलिजन है चाहे इन इलास्टिक कोलिजन है, किसी किस्म की कोलिजन है उसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होल्ड करता है। ये अलग बात है कि इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी की कंजर्वेशन भी होल्ड करती है, लेकिन इन इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती। लेकिन चाहे इलास्टिक कोलिजन है चाहे इन इलास्टिक कोलिजन है, किसी किस्म की भी कोलिजन है, मोमेंटम हर कोलिजन में कंजर्व रहता है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी जो है वो सिर्फ और सिर्फ इलास्टिक कोलिजन में कंजर्व रहती है। ये थोड़ा डिफरेंस आपने याद रखना है। बाकी ये फार्मूला बहुत ज़्यादा यूज़ होता है अक्सर न्यूमेरिकल में, जब भी आपको टेस्ट देने जाते हैं तो इस फार्मूले का यूज़ होता है। और ये वही है, ये देख लें, ये टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन है और ये टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन है, और दरमियान में क्या लगा हुआ है, इक्वल का साइन। इसका मतलब ये है कि टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। बिफोर कोलिजन के लिए आपके पास इनिशियल वेलोसिटी यूज होगी और आफ्टर कोलिजन के लिए आपके पास कोलिजन के बाद वाली वेलोसिटी यूज होगी, यानी फाइनल वेलोसिटी यूज होगी। ये u1 और u2 ये इनिशियल वेलोसिटी है, और ये जो v1 है और v2 है ये फाइनल वेलोसिटी है, यानी कोलिजन के बाद वाली वेलोसिटी है। यहाँ पे एक बड़ी फेमस एग्जांपल है गन और बुलेट वाली, गन और बुलेट वाली। तो गन से जब भी आप फायर करते हैं, बुलेट फायर करते हैं, तो बुलेट आगे की तरफ मूव करती है, बुलेट जो है वो आगे की तरफ मूव कर रही है। और जो गन होती है, गन जी, ये हमेशा पीछे की तरफ मूव करती है। और ये क्यों करती है? ये न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन की वजह से करती है। और यहाँ पे एक और बात आप ऐड कर सकते हैं कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के लिए ये होता है, मोमेंटम को कंजर्व रखने के लिए गन जो है वो पीछे की तरफ मूव करती है। तभी तो जब भी आप किसी चीज का निशाना ले रहे होते हैं तो कभी भी गन जो है वो आंख की तरफ नहीं रखनी चाहिए, उसका निशाना ये ना हो कि जब वो गन पीछे की तरफ मूव करे तो आपका आंख जाया हो जाए। तो ये आपने एग्जांपल याद रखनी है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की। इस तरह बैलून और रॉकेट वाली जो है, रॉकेट अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है और गैसेज जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है। तो वो भी क्यों ऐसा होता है, रॉकेट क्यों ऊपर जाता है? मोमेंटम को कंजर्व रखने के लिए। तो न्यूटन का जो थर्ड लॉ है वो भी वैलिड है और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी वैलिड है। बैलून से गैस भी नीचे निकलती है और बैलून ऊपर उठता है, वो भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के लिए है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को होल्ड रखने के लिए ये ऐसा होता है कि गैसेज नीचे निकलती हैं और अपोजिट डायरेक्शन में बैलून ऊपर की तरफ उठता है। सिगरेट के धुएं के बारे में होता है कि ग्रेविटी जो है वो हर चीज को नीचे की तरफ खींचती है, तो सिगरेट का धुआं ऊपर क्यों उठता है? तो उसकी वजह ये है, ये याद रखें कि हमें पता है कि जो गर्म हवा होती है वो हमेशा ऊपर उठती है क्योंकि वो डेंसिटी उसकी कम होती है। जो हॉट एयर होती है, हॉट एयर, वो हमेशा ऊपर उठती है। क्यों ऊपर उठती है? क्योंकि वो लेस डेंस होती है। तो लेस डेंस होने की वजह से हॉट एयर ऊपर उठती है। और इसी के साथ आप कंपैरिजन कर सकते हैं सिगरेट के धुएं का। सिगरेट का जो धुआं होता है वो भी लेस डेंस होता है। लेस डेंस होने की वजह से सिगरेट का धुआं जो होता है वो अपवर्ड डायरेक्शन में उठता है। और डेंसिटी अगर उसकी ज्यादा होती है तो वो कभी भी ऊपर ना उठता क्योंकि हवा के अंदर होता है। ये हवा, बिल्कुल आप इसको रिलेट कर सकते हैं पानी के साथ। पानी का आपके पास एक टैंक है। अब इसके अंदर जब आप लकड़ी डालेंगे, लकड़ी का एक टुकड़ा डालेंगे वुड का, तो वो क्या करेगा? वो भी ऊपर की तरफ उठेगा। क्यों भला? क्योंकि पानी की जो डेंसिटी है वो लकड़ी के पीस से ज्यादा होती है, तो लिहाजा लकड़ी का पीस ऊपर उठेगा। बिल्कुल ऐसा ही है, हम हमारे पास जो सिगरेट का धुआं होता है वो भी गैस के समंदर में होता है। और वो गैस का समंदर कौन सा है? हवा। हवा आपको पता है ऑक्सीजन उसमें है, नाइट्रोजन है, उसके अंदर आर्गन है, तो उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है। तो बिल्कुल इसी तरह जिस तरह पानी के समंदर में आप लकड़ी का पीस डालते हैं तो उसकी डेंसिटी क्योंकि कम होती है, बर्फ की डेंसिटी कम होती है, तो वो ऊपर उठाती है। सिमिलरली हवा के समंदर में जब आप लेस डेंस कोई गैस डालेंगे, जैसा कि सिगरेट का धुआं है या और कोई हल्की गैस आप डालेंगे, तो वो भी ऊपर की तरफ उठेगी। ये जो हीलियम होता है, हीलियम वाले गुब्बारे, तो ये भी ऊपर इसलिए उठते हैं क्योंकि हीलियम जो गैस है या हाइड्रोजन जो गैस है ये हल्की होती है, लेस डेंस होती है, और इस वजह से ये गुब्बारे ऊपर उठते हैं या सिगरेट का धुआं ऊपर उठता है। ये क्या एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी, क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो दे दिया। ये बुलेट वाला, बुलेट और गन। तो ये देखिए जी, ये जो मैथ है ये गन का मैथ है और वेलोसिटी जो है ये गन की वेलोसिटी है। और इसको अगर हम उसी फार्मूले के अकॉर्डिंग लिखें जो भी हमने पीछे पढ़ा है कि पहले आप इनिशियल इनिशियल मोमेंटम और बाद में इक्वल कर दे इसको फाइनल मोमेंटम के साथ। तो इनिशियल मोमेंटम क्योंकि आपकी बुलेट भी अभी रेस्ट पे, अभी तक आपने फायरिंग नहीं की, तो फार्मूला हमारे पास है mu1 प्लस mu2 इज इक्वल टू कैपिटल mv1 प्लस स्मॉल mv2। ये मैंने बताया था, ये इनिशियल वेलोसिटी है गन की, ये इनिशियल वेलोसिटी है बुलेट की, ये फाइनल वेलोसिटी है गन की, और ये फाइनल वेलोसिटी है बुलेट की। तो चूंकि इनिशियली आपकी गन भी अभी रेस्ट पे, अभी आपने चूंकि फायरिंग की ही नहीं है, तो लिहाजा u1 आपकी क्या है? जीरो हो गई। और अभी आपने चूंकि फायरिंग नहीं की तो इसका मतलब बुलेट भी अभी रेस्ट में है, तो u2 भी क्या हो गई? जीरो हो गई। तो दोनों वेलोसिटी जीरो की वजह से आपके पास लेफ्ट साइड पे बिल्कुल जीरो आ गया। राइट साइड पे अब आपके पास गन का मैथ और गन की वेलोसिटी। तो गन जो है वो पीछे की तरफ वेलोसिटी v के साथ मूव कर रही है, हम यहाँ पे सिर्फ v लिख देते हैं, कैपिटल v बल्कि लिख देते हैं। और प्लस जो बुलेट है वो आगे की तरफ गई है और उसकी वेलोसिटी हम छोटा v लिख देते हैं।
छोटा वी। तो यहाँ से आप गन की वेलोसिटी वी फाइंड कर सकते हैं, और वो आपके सामने आ गई है, -m ओवर कैपिटल एम मल्टीप्लाई बाई वी। छोटा एम जो है ये बुलेट का मैस है, बड़ा एम जो है ये गन का मैस है, और छोटा वी बुलेट की वेलोसिटी है, और बड़ा वी जो है ये गन की वेलोसिटी है। छोटी चीज के लिए छोटे लेटर यूज किए हैं, बड़ी चीज के लिए बड़े लेटर यूज किए। तो ये भी अमूमन क्वेश्चन पूछा जाता है, गन की वेलोसिटी फाइंड करवाई जाती है या फिर बुलेट की वेलोसिटी फाइंड करवाई जाती है। तो ये नेगेटिव का साइन लाजमी याद रखना है। बुलेट हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है, तो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में जो गन है वो यानी पीछे की तरफ मूव करती है, तभी ये माइनस का साइन हम यूज करते हैं। फ्रिक्शन अपोजिशन ऑफ टू मोशन, यानी जब भी दो बॉडीज मूव कर रहे हैं, सॉरी, जब भी कोई बॉडी किसी सरफेस पे मूव कर रहा होता है, तो उस बॉडी को जो की मोशन में जो अपोजिशन प्रोवाइड होती है उसे हम फ्रिक्शन कहते हैं। ये फ्रिक्शन कई किस्म की हो सकती है। ये स्टैटिक फ्रिक्शन हो सकती है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन हो सकती है, रोलिंग फ्रिक्शन हो सकती है, काइनेटिक फ्रिक्शन हो सकती है। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि आप किस सिचुएशन से गुजर रहे हैं। तो बहरहाल फ्रिक्शन का जो मीनिंग है वो यही है कि जब भी एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर मूव कर रहा होता है या करने की कोशिश करता है, तो उसकी मोशन में जो अपोजिशन फ्रॉम होती है, प्रोवाइड की जाती है, उसे आप फ्रिक्शन कहते हैं। अब ये डिपेंड करता है फ्रिक्शन की वैल्यू पे। अगर दोनों बॉडीज के कंटेक्ट के दरमियान जितनी जो सरफेस है वो प्लेन होगी, स्मूथ होगी, उतनी फ्रिक्शन कम होगी। जितनी दोनों की सरफेस रफ होगी, ना हमवार होगी, उतनी फ्रिक्शन ज्यादा होगी। फ्रिक्शन जो है वो होती क्यों है, कोल्ड वेल्ड्स की वजह से होती है। हमें नजर नहीं आते, लेकिन जो दो बॉडीज एक दूसरे के ऊपर अटैच होती हैं, यानी ये एक बॉडी है, इसके ऊपर आपने मोबाइल रख दिया है टेबल के ऊपर। टेबल की बात कर लेते हैं, ये आपके पास टेबल है, इसके ऊपर आपने मोबाइल रख दिया है। तो मोबाइल और इस टेबल की सरफेस के दरमियान कोल्ड वेल्ड्स होते हैं। कोल्ड वेल्ड छोटे छोटे सुराख होते हैं, उभरी हुई सतह होती है, एक एक में उभरी हुई सतह होती है, दूसरे में छोटे छोटे सुराख होते हैं जो दोनों आपस में फिट हो जाते हैं, और हम कहते हैं कि ये कोल्ड वेल्ड्स आपस में अटैच हो गए हैं, और जिस वजह से फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रही है। ये फिगर में उसने दिखाने की कोशिश की है, ये आप देख सकते हैं। ये कोल्ड वेल्ड्स है, ये दो सरफेस के दरमियान कोल्ड वेल्ड्स है, जो जाहिर तौर पे हमें नजर नहीं आते। देखो दो सरफेस के दरमियान ये इस तरह होता है जिस तरह लॉक एंड की होता है। की जो है वो लॉक के अंदर फिट हो जाती है, बिल्कुल इसी तरह ये कोल्ड वेल्ड भी होते हैं। एक ऊपर ऊपरी सतह होती है, यानी यूं आप कह लें, मैं अगर फिगर कुछ बनाऊं कुछ इस तरह बनेगी। ये एक सरफेस इस तरह होती है, ये तो बहुत जूम करके बनाई है फिगर, और दूसरी इस तरह होती है। तो ये वाला जो हिस्सा है ये इसमें फिट हो जाता है, इसका ये वाला हिस्सा इसमें फिट हो जाता है। इस तरीके से ये कोल्ड वेल्ड जो है ये आपस में अटैच होते हैं, और हम कहते हैं कि बॉडी के अंदर फ्रिक्शन पैदा हो गई है। अब जब तक कोई बॉडी मूव नहीं करती, आप उसे खींचने की कोशिश करते हैं, यानी आपके पास इस तरह का एक बॉक्स है, भारी बॉक्स है, आप उसके ऊपर फोर्स एफ लगा रहे हैं, उसको खींचने की कोशिश कर रहे हैं कि वो आगे मूव करे। तो आप देखते हैं कि कुछ फोर्स आप लगाते हैं तो मूव नहीं करता। तो जब तक वो मूव नहीं करता, उस वक्त तक जो इसमें फ्रिक्शन मौजूद होती है उसे कहा जाता है स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है। और फिर जैसे ही आप फोर्स थोड़ी बढ़ाते हैं और ये बॉडी थोड़ा आगे मूव करना शुरू कर देती है, उस वक्त हम कहते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है जी। तो स्टैटिक फ्रिक्शन उस वक्त तक होती है जब तक बॉडी रेस्ट में है, और जब बॉडी मूव करना शुरू करती है फिर हम कहते हैं बॉडी अब क्या है, काइनेटिक फ्रिक्शन में आ गया। अब जो मैक्सिमम वैल्यू होती है फ्रिक्शन की, उसे कहा जाता है फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन इज आल्सो नोन एज फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, इसे एफएस कहा जाता है। और एफएस को आप कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यानी म्यू, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू के साथ आप इसका जो रिलेशनशिप लिख सकते हैं वो इस तरीके से लिख सकते हैं, एफएस इज इक्वल टू म्यू इनटू आर। आर जो है ये नॉर्मल रिएक्शन है, आर नॉर्मल रिएक्शन है।